धना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जहां इस वक्त तुम अपने लश्कर के साथ मेरी राह रोके खड़े हो, यहां तुम्हें दूर दूर तक अपने साथियों की लाशें बिखरती दिखाई देंगी। इस मौके पर दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी इंतहा दर्जे की परेशानी का शिकार थीं और वो अजीब सी बेबसी के आलम में औगर खान की तरफ देख रही थीं। औगर खान जब खामोश हुआ तब धना फिर बोल उठा, औगर खान, ऐसी बातें ना करो जिन पर तुम अमल ना कर सको। तुम्हारे साथ मुट्ठी भर तुम्हारे हिफाजती दस्ते हैं जो मेरे लश्कर के सामने चंद लम्हे भर भी निकाल ना सकेंगे। ऐन उसी लम्हे औगर खान ने बारी बारी अपने दाएं बाएं देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। साथ ही उसने पहले से ज्यादा बुलंद और पुरजोश आवाज में शिवाजी के सालार धन को मुखातिब किया। धना, मुझ पर हमलावर होने से पहले जरा अपने दाएं बाएं निगाह तो दौड़ाओ। सालारधन और उसके साथियों ने परेशानी के आलम में जब अपने दाएं बाएं देखा तो दंग रह गए, इसलिए कि दाएं बाएं से कुछ लश्कर धूल उड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। ये सूरत हाल देखते हुए धन परदेश के बेमहर रास्तों पर रुसवाइयों सा उदास, बख्त के तपते रन की धरती पर निराश तन्हाइयों के सायों सा अफसुर्दा, जीवन खुशियों की सरमदी धुन में आदर्श के भस्म शुदा अंबोह से भी ज्यादा मलूल मलगूम होकर रह गया था। इस मौके पर पुरजोश अंदाज में औगर खान ने फिर धन को मुखातिब किया, जरा दाएं बाएं से धूल उड़ते मेरे लश्करियों की तरफ गौर से देखो। मुझे तुम्हारे साथ टकराव में हिस्सा लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। दाएं बाएं से आने वाले मेरे लश्करी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पीस कर रख देंगे। शिवाजी के सालार धन ने जब यह सूरत हाल देखी तो उसने अपने लश्कर में पसपाई के बिगल बजवा दिए। साथ ही अपने लश्कर को समेटता हुआ भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब भागना इतना आसान भी नहीं था। दाएं बाएं से आने वाले लश्करी करीब आ चुके थे। फिर वो आंधी और तूफान की तरह दोनों सिमतों से धन के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। ऐन उसी लम्हे औगर खान अपने हिफाजती दस्तों के साथ सहरा से उठने वाले लू भरे बगुलों की तरह हरकत में आया और वो भी मरहटों पर हमलावर हो गया था। इस तरह लम्हों के अंदर मरहटों के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। तहम धना अपने बचे खुचे लश्करियों को लेकर और अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। मरहटों के शिकस्त उठाकर भागने पर दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी पुरसकून अंदाज में मुस्कुरा रही थीं। इस मौके पर औगर खान को मुखातिब करते हुए शीतल कुछ कहना ही चाहती थी कि एक तरफ से रनमस्त खान अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया। उसे देखते हुए दुर्गावती और शीतल दोनों के चेहरों पर हैरत और इस्तेजाब था। रनमस्त खान करीब आया और शीतल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बहन, आप मुझे देखकर परेशान हो रही होंगी कि मैं कहाँ से नमूदार हो गया। मेरे जाने के बाद यकीनन आपने भाई से ये भी पूछा होगा कि भाई ने अपने हिस्से के लश्कर में से कुछ दस्ते क्यों मेरे साथ रवाना कर दिए और ये कि हम दोनों भाइयों ने पूना तक इकट्ठे सफ़र क्यों ना किया। मेरी बहन, क्या मैंने सच कहा है? क्या ऐसे सवाल आपने भाई से नहीं पूछे? अगर नहीं पूछे तो कम अज़ कम आपके जहन में तो ऐसे सवाल उठे होंगे। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब शीतल मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाई, ये सारे सवाल मेरे जहन में यकीनन उठे। मैंने ये सवाल उनसे पूछे भी, लेकिन ये मुझे टाल गए। रनमस्त खान फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, शीतल मेरी बहन, दरअसल आगरा से रवानगी की थोड़ी ही देर बाद हमारे मुखबरों ने इत्तला कर दी थी कि मरहटे आप, खाला और भाई की राह रोकने की कोशिश करेंगे। हमने उन्हें ऐसा करने का मौका फराहम किया। मैं लश्कर के बड़े हिस्से को लेकर अलहदा हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही साथ सफ़र कर रहा था। लश्कर को 2 हिस्सों में मैंने तकसीम करके आपकी निगाहों से ओझल दाएं बाएं फैला दिया था और हमें यह भी बताया गया था कि किस जगह अंदाजन मरहटे राह रोकने की कोशिश करेंगे। ये जगह वही है, लिहाजा यहाँ आकर मैं मोहतात हो गया और आप लोगों के मज़ीद करीब आ गया था। और हमारी ये एहतियात बरतने के नतीजे में मेरी बहन, आपने देखा मरहटे कैसे दुम दबाकर भाग गए। इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, बल्कि अपने लश्कर की अक्सरियत भी इन्होंने मौत के घाट उतरवा दी। इस तरह फ़ायदा हासिल करने की बजाय हमसे टकराते हुए मरहटों को खासा नुकसान ही उठाना पड़ा। रनमस्त खान के खामोश होने पर शीतल थोड़ी देर तक तेज़ निगाहों से औगर खान की तरफ देखती रही। औगर खान उसकी निगाहों की ताब नहीं ला रहा था, लिहाजा मुस्कुराते हुए रनमस्त खान की तरफ देख रहा था। उसके इस अंदाज को भी शीतल ने पसंद किया था। मुस्कुराती हुई मजीद करीब हुई। घोड़े पर बैठे ही बैठे उसने हाथ आगे बढ़ाकर औगर खान का बाजू पकड़ा और हल्के से झंझोड़ते हुए कहने लगी, आपने ये सारी तफसील मुझे और माता को क्यों नहीं बताई? शीतल के इस तरह सवाल करने पर दुर्गावती और रनमस्त खान दोनों मुस्कुरा रहे थे। औगर खान के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ,
फिर शीतल की तरफ देखते हुए कहने लगा, देखो शीतल, ये एहतियात मैंने और रनमस्त खान ने सलाह मशवरा करने के बाद तरतीब दी थी। इस तरह हम दोनों अपने साथियों के अलावा तुम दोनों माँ बेटी की सलामती भी चाहते थे। रास्ते में सारी सूरत हाल से मैंने तुम लोगों को इसलिए आगाह ना किया कि तुम दोनों माँ बेटी खामखा में परेशानी और फिक्रमंदी का शिकार होगी। अब जिस खतरे के लिए हमने ये सब कुछ किया था वो खतरा टल चुका है। खुदाबंद ने चाहा तो अब पूना तक मरहटों का कोई लश्कर हमारी राह रोकने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो फिर किसी लश्कर को जिंदा सलामत जाना नसीब ना होगा। औगर खान के इन अल्फाज पर दुर्गावती और शीतल दोनों बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थीं। फिर शीतल ने रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, भाई, अब तो आप दोनों भाई पूरे लश्कर के साथ हमारे साथ पूना तक जाएंगे। इस मौके पर मैं आप दोनों से ये भी कहूंगी कि चंद रोज पूना में हमारे साथ क़याम करें, उसके बाद आप अपनी मंजिल की तरफ निकल जाइएगा। रनमस्त ने शीतल के सवाल का कोई जवाब ना दिया, ताहम वो बड़े गौर से औगर खान की तरफ देखने लगा था। रनमस्त खान की आंखों के ताकुब में शीतल भी औगर खान की तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि औगर खान कहने लगा, शीतल, तुम्हें और तुम्हारी माता दोनों को पूना पहुंचाकर हम वहां क़याम नहीं करेंगे, इसलिए कि मुझे और रनमस्त खान दोनों को वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और शायद तुम जानती हो कि मीरे मोहतरम ने आज तक हम दोनों भाइयों को जो भी हुक्म दिया उसे बजा लाने में हमने कभी ताखीर से काम नहीं लिया। यहाँ तक कहने के बाद औगर खान ने अपने मुतहिदा लश्कर को कूच का हुक्म दिया और उसका ये इशारा पाते ही लश्कर ने फिर आगे बढ़ते हुए पूना का रुख किया था। नाजरीन, आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। पूना शहर से लगभग 1 मील के फासले पर राजा जय सिंह अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अपनी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल के इस्तकबाल और स्वागत के लिए मौजूद था। अपने बाप को देखते ही शीतल अपने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ भागी और जयसिंह ने उसे गले लगाकर प्यार किया था। इतनी देर तक दुर्गावती, रनमस्त खान और औगर खान भी अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए थे। औगर खान और रनमस्त खान से भी बारी बारी जयसिंह बगलगीर होकर मिला। इस मौके पर औगर खान ने जयसिंह को मुखातिब किया, शायद आपको पहले से इत्तला हो चुकी होगी कि रनमस्त खान को उसके हिस्से के लश्कर के साथ दलेर खान की तरफ जाना है और मैंने आजम शाह का रुख करना है। पूना तक आने का मकसद खाला और शीतल को आप तक पहुंचाना था। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और अपनी अपनी मंजिल का रुख करेंगे। औगर खान के इन अल्फाज पर शीतल परेशान हो गई थी। चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी थी। उसके चेहरे पर परेशानियां और हैरानियां भी रक्स कर गई थीं। अपनी बेटी की ये हालत देखते हुए जयसिंह किस कदर परेशान हो गया था। इस मौके पर दुर्गावती आगे बढ़ी, जयसिंह के कान के करीब मुंह ले गई। थोड़ी देर तक उसके साथ खुसर फुसर करती रही, जिसे सुनकर जयसिंह मुस्कुराता रहा। फिर जब दुर्गावती पीछे हटी तो जयसिंह ने अपने दोनों बाजू फैलाए और औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, पहले मेरे करीब आओ और मेरी बात सुनो। औगर खान आगे बढ़ा। जयसिंह ने उसे अपने साथ लिपटा लिया, फिर अपना मुंह उसके कान के करीब ले गया और मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहने लगा, औगर खान, तुम जैसे नौजवान बहुत कम माँ बाप को नसीब होते हैं। शीतल की माँ मेरे कान में सब कुछ बता चुकी है। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि शीतल तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। देखो बेटे, मैं जानता हूँ तुम और रनमस्त खान यहाँ रुकोगे नहीं। रवानगी से पहले मैं तुम्हारे जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि आज से शीतल मेरे पास तुम्हारी अमानत है। बेटे, जब भी तुम इससे शादी करना चाहोगे हम इसके लिए तैयार होंगे। यहाँ तक कहने के बाद जयसिंह ने रनमस्त खान की तरफ देखा, फिर औगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, औगर खान, जो कुछ मैंने तुमको कहा है वो रनमस्त को भी बता देना। इस पर रनमस्त करीब हुआ और कहने लगा, खुदा झूठ न बुलवाए, जो कुछ आपने कहा है मेरा दिल कहता है कि मैं जान गया हूँ। यकीनन आपने यही कहा होगा कि आप भाई और शीतल के रिश्ते को मंजूर करते हैं। जयसिंह ने हल्की सी चपत रनमस्त खान के गाल पर लगाई, कहने लगा, रनमस्त, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। आज से शीतल मेरे पास औगर खान की अमानत है। फिर जयसिंह ने हाथ के इशारे से शीतल को बुलाया। शीतल बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़ी। शीतल को जयसिंह ने अपने बाजू में ले लिया। अब उसके दाएं बाजू के हल्के में औगर था और उसके बाएं बाजू के हल्के में शीतल थी। फिर उन दोनों को मुखातिब करते हुए जयसिंह कहने लगा, मेरे बच्चों, आज से तुम दोनों एक दूसरे के हो। शीतल, मैंने औगर खान से जो कुछ कहना था वो कह चुका। तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी माता ने मुझे बता दिया है कि तुम औगर खान को पसंद करती हो। लिहाजा मेरी बच्ची,
आज से औगर खान तुम्हारी मंजिल है और मेरे पास तुम औगर खान की अमानत हो। ये जब चाहेगा तुम्हें मेरे पास से ले जाएगा। जयसिंह के इन अल्फाज पर शीतल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। शर्मो हया के बायस गो उसकी गर्दन झुक गई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। औगर खान अलहदा हुआ कहने लगा, हम दोनों को इजाज़त दें, हम रुखसत होंगे। औगर खान के इन अल्फाज पर शीतल चौंकने के अंदाज में फिर उसकी तरफ देखने लगी थी, यहाँ तक कि जयसिंह फिर बोल उठा, बेटे, यहाँ से रुखसत होने से पहले मैं तुम दोनों को अलहदगी में गुफ्तगू करने का मौका फ्राहम करता हूँ और तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त है। फिर जयसिंह ने शीतल की पीठ थपथपाई और कहने लगा, मेरी बेटी, अब तुम खुद औगर खान को रुखसत करो, इसलिए कि अब औगर खान ही तुम्हारी मंजिल और तुम्हारी जिंदगी का साथी बनने वाला है। इतनी देर तक औगर खान और अनमस खान दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो चुके थे। शीतल आगे बढ़ी और औगर खान के करीब जाकर धीमे लहजे और मुस्कुराती आवाज में कहने लगी, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार किया करूंगी। इसके साथ ही वो मुड़कर अपने बाप के पास आन खड़ी हुई थी, जबकि औगर खान और अनमस खान अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गए थे। कुछ मंजिलें उन्होंने इकट्ठे तय की। उसके बाद दोनों भाई अपने अपने लश्करियों को लेकर अलहदा हुए। औगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम खान की तरफ चला गया था, जो मारवाड़ के राजा के खिलाफ बरसरे पैकार था, जबकि रनमास खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ दलेर खान से जा मिलने के लिए बीजापुर की सरहदों का रुख कर रहा था। ये औरंगजेब आलमगीर के लिए इंतहाई कड़ा और मुश्किल दौर था। बैक वक्त उसके लिए जंग के कई महाज खुल चुके थे। उससे पहले वो बंगाल और बिहार के इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत और मुस्तहकम कर चुका था। शुमाल मगरिब की तरफ से उठने वाली शोरशों को भी ख़त्म करके वहाँ भी उसने अमन कायम कर दिया था। सिखों को भी उसने जेर कर लिया था, लेकिन अब दक्कन में हालात अबतर थे और दक्कन में उस वक्त तक 3 बड़े बड़े महाज थे। एक मारवाड़ का महाज था। दुर्गादास मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार था। दुर्गादास से निमटने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे अकबर को एक लश्कर के साथ भेजा हुआ था और अकबर के साथ औरंगजेब आलमगीर का एक बेहतरीन सालार तहवर खान भी था, जो अकबर के नायब की हैसियत से भी काम कर रहा था। ये तहवर खान औरंगजेब आलमगीर के उस बुजुर्ग सालार का दामाद था, जिसे औरंगजेब आलमगीर ने मीर जुमला के साथ बंगाल के हालात दुरुस्त करने के लिए रवाना किया था। दूसरा महाज मेवाड़ के राजा का था। मेवाड़ का राजा राज सिंह अक्सर व बेशतर मारवाड़ के लश्करियों की मदद करता रहा था और अब वो कोहिस्तानी सिलसिलों में रूपोश हो चुका था और वहां से निकलकर मुसलमानों के खिलाफ उसने छापा मार जंग की इब्तदा कर रखी थी। उसका मुकाबला औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम खान कर रहा था। तीसरा बड़ा महाज बीजापुर की सल्तनत का खुल गया था। बीजापुर के गैर जिम्मेदार हुक्मरान भी मुसलमान होते हुए औरंगजेब के इलाकों पर हमलावर हो चुके थे और अंदर ही अंदर एक तरह से औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ मरहटों की तरफदारी भी कर रहे थे। लिहाजा बीजापुर वालों से निमटने के लिए औरंगजेब ने दलेर खान को भेजा था और दलेर खान की मदद के लिए अबरन मस्त पहुंच चुका था। दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा राज सिंह के खिलाफ हरकत में आने के लिए औगर खान आजम खान के पास पहुंच चुका था। चौथा बड़ा महाज मरहटों का था। इसे एक महाज नहीं समझना चाहिए था, इसलिए कि मरहटों के लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मरहटों के पेशवा शिवाजी ने अपने लश्कर को अनगिनत हिस्सों में तकसीम करने के बाद उनके कमानदार अपने सालार मुकर्रर किए थे और उन सालारों ने मुख्तलिफ जगहों पर हमलावर होते हुए एक तरह से टिड्डी दल की तरह लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। उन मराठों की राह रोकने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने अपने सालार एतकाद खान को भेजा हुआ था। एतकाद खान वही था जो उससे पहले दलेर के साथ बंगाल की मुहिमों में हिस्सा लेता रहा था। अब एतकाद खान के जिम्मे सिर्फ ये काम था कि एक जगह पड़ाव करने के बाद अपने आप को दिफा तक महदूद रखे और मराठों को आगे ना बढ़ने दे। सिर्फ उन पर निगाह रखे, उन्हें लूट मार से रोकने की कोशिश करे ताकि वो जारहियत इख्तियार ना करें। दरअसल औरंगजेब आलमगीर चाहता था कि जब उसका बेटा आजम खान औगर खान के साथ मिलकर मेवाड़ के राजा राज सिंह को अपने सामने जेर कर लेगा तो हो सकता है इतनी देर तक मारवाड़ की मुहिम से उसका बेटा अकबर और सालार तहवर खान भी फारिग हो जाएं और फिर सारी कुव्वत को यकजा करके मराठों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। महादेव की पहाड़ियों के करीब एक किला नुमा हवेली के अंदर एक नौजवान भागता हुआ दाखिल हुआ था। उस वक्त हवेली के बाएं हिस्से में जो बाग था वहां 3 अफराद बैठे हुए थे। एक हसीनो जमील राधिका बाई का बाप करत सिंह,
दूसरी उसकी माँ लाल कुमारी और तीसरा उसका भाई किशन सिंह था। जो शख्स भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ था वो सीधा उन तीनों की तरफ गया। वो तीनों उसे इस हालत में देखते हुए चौंके थे। वो अपनी जगह पर उठ खड़े हुए थे। भागकर आने वाला उनके पास गया, फिर अपनी फूली हुई सांस में राधिका बाई के पास करत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, ठाकर, राधिका को यहाँ से भगाने वाली बात करो। अगर ताखीर की गई तो याद रखना शिवाजी का सालार संत इसे पकड़कर ले जाएगा। देखो, संत एक लश्कर के साथ इन वादियों का रुख कर रहा है। अनकरीब वो यहाँ वारिद होगा। वो राधिका को गिरफ्तार करने वाले हैं। राधिका को वो अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए कि मरहटों के यहाँ राधिका के हुस्न और उसकी खूबसूरती के चर्चे हो चुके हैं। इस बिना पर संत ने शिवाजी से कहा था कि वो राधिका को गिरफ्तार करना चाहता है और गिरफ्तार करके उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। ताहम शिवाजी ने उसे हुक्म दिया है कि पहले राधिका को गिरफ्तार करके उसके पास लाया जाए। यहाँ तक कहने के बाद वो रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, जहाँ तक मुझे खबरें मिली हैं, मरहटों के सरदार शिवाजी ने 3 लड़कियों के खिलाफ अपनी मुहिम की इब्तदा की है, इसलिए कि ये तीनों लड़कियां उनके कौल के मुताबिक हिंदुस्तान की इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़कियां हैं। उनमें एक राधिका बाई, दूसरी राजा जय सिंह की बेटी शीतल और तीसरी सूरत के अंग्रेज ऑक्सनेडन की बेटी जरनेगार है। ये ऑक्सनेडन पहले ईसाई था, अब इस्लाम कबूल कर चुका है। उसकी एक ही बेटी है, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। इस तरह तीनों ने अपने नाम भी तब्दील कर लिए हैं। कहने वालों ने मुझे ये भी बताया है कि शिवाजी ने अपने एक सालार धन को राजा जय सिंह की बेटी शीतल की तरफ भिजवाया था, लेकिन शीतल मुगलों के एक लश्कर के साथ पूना का रुख किए हुए थे और मुगलों के उस लश्कर के सरदार औगर खान और रनमस्त खान थे, जो औरंगजेब आलमगीर के माने हुए सालार हैं। लिहाजा धन को तो उन्होंने मार कर भगा दिया है। इस तरह शिवाजी की एक मुहिम तो नाकाम हो चुकी है। अब शिवाजी का सालार संत राधिका को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। मैंने बरवक्त आपको मुत्तला कर दिया है। इस मौके पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी हवेली के पुश्ती दरवाजे से राधिका को यहाँ से भगा दें, और अगर आपने ऐसा ना किया या ताखीर से काम लिया तो फिर यूं जाने आपकी बेटी राधिका बाई मरहटों के हाथ चढ़ जाएगी। यहाँ तक कहते कहते आने वाले उस शख्स को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक दराज कद, नौउम्र और हसीन तरीन लड़की निकली थी। वो राधिका बाई थी। ये रंग बिखेरती खुशबू के तरानों और कमाले कुदरत की सनाई जैसी हसीन थी। ऊंची शाखों के ताज़ा फूलों के अंदर ख्वाहिशों की उठती तितलियों जैसी खूबसूरत थी। उसके मुस्कुराते लबों, शफाफ पैकर, सुर्ख संजीदा चेहरे, महताब अक्स शबाब और जमाल की ज़ेब सीनत ने उसे ऐसा बना रखा था जैसे कुदरत ने उसे तिलिस्म के बंद कफल खोलने के लिए पैदा किया हो। राधिका बाई वहां आई और परेशानी का इजहार करते हुए जब उसने मामले की नौइयत जानना चाही तो उसके बाप ने उसे जो तफसील आने वाले ने बताई थी वो कह दी। साथ ही उसका बाप बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी बेटी, वक्त ज़ाय ना करो, फौरन अपनी माँ के साथ हवेली के अंदर जाओ। अपने कपड़ों के अलावा नकदी, कुछ जेवरात और जवाहरात और दीगर सामान अपने साथ लो। तुम्हारा भाई किशन सिंह तुम्हारे साथ जाता है और दोनों बहन भाई यहाँ से भागने वाली बात करो। जितनी देर तक तुम दोनों बहन भाई तैयारी करते हो उतनी देर तक मैं तुम दोनों के घोड़ों पर जीने डलवा देता हूँ। मेरे बच्चों, देर ना करो। यहाँ से भागने के बाद कोशिश करना कि दरियाए गोदावरी के किनारे गोपाल सिंह की सराय में जाकर क़याम कर लेना। गोपाल सिंह हमारा दूर का रिश्तेदार होने के साथ साथ हमारा मुखलिस और वफादार भी है, और फिर सबसे बढ़कर वो तुम दोनों बहन भाई को अच्छी तरह जानता भी है। मराठों के बचाने के लिए मैं समझता हूँ वो तुम्हें बेहतरीन पनाह का मुहैया करेगा। अपने बाप के इन अल्फाज पर हसीनो जमील राधिका बाई और उसका भाई किशन सिंह दोनों भागते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ गए थे, और जिस शख्स ने आकर संत के आने की इत्तला दी थी उसके साथ करत सिंह अस्तबल की तरफ गया और 2 घोड़ों पर बड़ी तेजी से वो जीने डलवाने लगे थे। करत सिंह की बीवी और राधिका बाई की माँ भी अपनी जगह से उठकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई थी और अपनी बेटी राधिका बाई और बेटे किशन सिंह की तैयारी में उनकी मदद करने लगी थी। थोड़ी देर बाद राधिका बाई, लाल कुमारी और किशन सिंह तीनों हवेली से निकले। राधिका बाई और किशन सिंह बड़ी बड़े चमड़े की खरजीनों में अपना सामान उठाए हुए थे। सीधे अस्तबल में आए। दोनों ने अपने घोड़ों के जीनों से अपनी खरजीनें बांध दी, अपने बाप और माँ से मिले। फिर हवेली के पुश्ती हिस्से की तरफ से वो बाहर निकले
और हवेली से निकलकर दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें एड़ लगाते हुए पहले उन्होंने अपने घोड़ों को मुखालिफ सिमत सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया था। उनका इरादा था कि जिस सिमत से शिवाजी का सालार संत आ रहा है, कुछ दूर तक उसके मुखालिफ सिमत अपने घोड़ों को भगाते रहें और चक्कर काट कर वो दरियाए गोदावरी का रुख करेंगे। इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, ये नाजरीन आपको बताएंगे हम अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।